नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का महान उपन्यास गोदान का भाग 13। इससे पहले अंक में आपने सुना कि गोबर और होरी बहुत सुबह उठ जाते हैं और गोबर अपने पिता होरी से पूछता है, क्या पिताजी आपने क्या नाद गाड़ दिया? तो होरी कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी नाद गाड़ने से कभी भोला किसी भी वजह से गाय ना दे तो हमारी भद्द पिटेगी। तो गोबर कहता है कि ऐसे कैसे, गाय तो उसे देनी ही पड़ेगी। और यह कहकर गोबर जो है अपने कंधे पर लाठी रखकर चल देता है। और अब इससे आगे गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हों। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने जाते हैं, महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देख कर महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ तो ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी मसोर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीकें, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पकड़ाई और जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं आते, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाते हुए खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटवा, मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ सा बोला, सब कुछ बंट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा
वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपने नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं, तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है ना, तो ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए में। हाँ, पर 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम पुन्नी था। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। धन्यवाद।